हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। आप ही लिए हो? चलो, तो 11 तो पता ही खत्म हो गया सबको। जो भी 11 का पोर्शन था, सिलेबस था, हो गया, खत्म हो गया। अब ये स्टार्ट करेंगे 12th में। 12th वाला जो भी पोर्शन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। मॉडर्न। मॉडर्न में भी हमने बहुत सारा पार्ट डिस्कस कर लिया, बस हमारे पास बचा क्या? रेडियो एक्टिविटी बचा। बस ये बचा हुआ, जो कि बाय नेक्स्ट वीक ये भी खत्म हो जाएगा। तो एक तरीके से 12th वाले पोर्शन में मॉडर्न हमने क्या कर दिया, तो भी फिनिश कर लिया है। मतलब हमारे पास बचा क्या क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स बचा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पार्ट में क्या क्या आएगा? जैसे चार्जेस, इसमें आता चार्जर, और चार्जर ट्रेस में 2 चैप्टर डिस्कस करेंगे। वो कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैट, पार्ट है चार्जिंग मोशन। चार्जिंग मोशन को डिवाइड किया गया पढ़ लोगे। नेक्स्ट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स वाले पार्ट को कितने में डिवाइड किया? ये 2 पार्ट है इसमें, वेव ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। मिरर लेंस और प्रिज्म के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं वेव ऑप्टिक्स। एक लेकर डिस्कस करेंगे लाइट कर लेते हो, फिर तुम्हारा सिलेबस जो है इसमें क्या है ना, 12th वाला पोर्शन जो है ना वो ज्यादा स्कोरिंग होता है। 11th के रेस्पेक्ट में 12th वाला जो पोर्शन है क्या है, तो ज्यादा स्कोरिंग होगा। तो इधर जो भी चीजें हैं वो आराम से प्रैक्टिस होगा, इधर से ज्यादा करना। इधर से देखोगे ना, इधर से आराम से तुम 90 मार्क्स इधर से ही ला सकते हो। अगर बढ़िया हो गया तुम्हारा 12th वाला पोर्शन, तो जो 90 मार्क्स है तुम्हारे ओवरऑल क्वेश्चन, बस इधर चल जाएंगे। 50% मार्क्स इधर से ही ला सकते हो। बाकी जो शायद कर सकते हो 11th वाले पोर्शन कोशिश करना है कि इस वाले पोर्शन से 90 मार्क्स आ जाए। बाकी 11th वाले पोर्शन में कुछ जानते ही मैकेनिक्स होता है, और सब कोई मैकेनिक्स से क्या होता है, डर रहता है कि सर मैकेनिक्स का सवाल तो ऐसे ही टफ होता नहीं है। लेकिन डर बैठ गया तो उसको हटा नहीं सकते, कितना भी कुछ भी कर लेना। बचपन से भूत से डरते हो ना, तो कुछ भी कर दे, भूत वूत नहीं होता है तो फिर तुम डरे ही रहोगे। कुछ भी कर ले, कितना भी एक्सप्लेनेशन दे दे, वो तुम्हारे अंदर रहेगा ही कि रात में कब्रिस्तान जाने से क्या होता है, भूत दिख जाएगा। नहीं जाओगे कि क्या पता कब्रिस्तान गया अकेले भूत दिख गया, होता नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर वही चीज है कि ये जो 11th वाला पोर्शन है, एक तो इसमें मैकेनिक्स इतना ज्यादा है कि बच्चे उसी से डरे रहते हैं। तो 30-40 दिलाओ, ज्यादा मतलब पोर्शन से कितना लाना है। अगर इसका 120-130 अगर फिजिक्स से ला लिए ना, तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन ऐसे ही हो गया। बाकी वाले मार्क्स किधर से आएंगे? क्योंकि जिसके फिजिक्स में 120 और 130 आ रहे हैं, आप केमिस्ट्री को कहेगा नहीं सर मेरे केमिस्ट्री में 80 मार्क्स आ गए। इसके अगर 120-130 फिजिक्स में आ रहे हैं ना, उसके केमिस्ट्री में कितने आना चाहिए? 160 कह रहा हूँ, आ सकता है। क्योंकि इसमें 3 पोर्शन में डिवाइड करोगे, तो फिजिकल वाला पोर्शन में है जिसमें तुमको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, फिजिकल वाले पोर्शन को कैलकुलेशन मान लो तुम्हारा बेकार है, तो अगर 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 15 तो कम से कम कर पाओगे। बाकी जो और रटने में तो तुम मास्टर बायोलॉजी किसी क्या शादी है क्या? कर लो, जिसके तरफ से शादी होगी, गाने बज रहे हो कर लेगा। हो रहा है वो उसको करने दो। नहीं यार, तुम अपना नीट का तैयारी करो ना, शादी तुम्हारी भी होगी, टाइम लगेगा उसमें। अभी से ही मन में लड्डू,
हाँ तो फिजिकल वाले पोर्शन कर लोगे यार, ये फिजिकल वाला जो पोर्शन होता है ना वो भी आसान होता है। जो भी मार्क्स मतलब इधर से 160 ला सकते हो, चांसेस ज्यादा है। अब कोई इधर 160 सोचेगा ना तो वो ऐसे ही पागल रहेगा। फिजिक्स में अगर 160 सोच रहे हो तो फिर क्या है, बेवकूफ हो। करने की जरूरत नहीं, मत सोचो कभी फिजिक्स में 160। फिजिक्स में कितना सोचता है, ज्यादा से ज्यादा सोच रहे हो तो 140 बहुत है तुम्हारे लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्या चाहिए तुमको, टाइम, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। तो इधर 140 लाने के लिए कम से कम डेली तुमको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे खाली फिजिक्स के, लेकिन उतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं है। तो इधर कितना सोचो, 120 130 सोचो, और उस 130 120 में भी 90 किधर से लाने हैं, 12 से लाना है। क्योंकि इधर से जो स्कोर करोगे वो ज्यादा इजी है कंपेयर टू 11th वाला पोर्शन, क्योंकि 11th वाले पोर्शन में बहुत सारे कभी कभी घुमा फिरा के दिमाग तुम्हारा उल्टा पुल्टा कर देता है, तो परेशान हो जाते हो। तो हो जाएगा आराम से अगर कोशिश करोगे आप। उसमें भी क्या है कि अगर 11th वाला पोर्शन अभी तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने तो खत्म कर दिया, मेरे खत्म करने से कुछ नहीं होता है, तुमको खत्म करना होगा। जो भी मॉड्यूल्स है या जो भी नोट्स है उसको प्रॉपर रिवाइज करना है। अगर छोड़ दोगे खाली ऐसा है कि सर 12th पढ़ा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, घर पे जा करके खाली 12th वाला पोर्शन ही पढ़ेंगे, बाकी 11th वाले को भूल जाएंगे। तो ऐसा करोगे तो फिर लगभग 1 महीना बाद जो होगा तुमको क्या पता चलेगा कि 11th क्या है। हमने तो पढ़ा है लेकिन हमारे पास कितना नॉलेज है। क्यों, क्योंकि रिवाइज ही नहीं करोगे ना। कोई भी ह्यूमन नेचर ही है, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, जानते हो कि क्या होगा, दिमाग भूलते जाएगा। पुरानी बातें क्या होते हैं, भूल जाते हैं। मूवी वूवी का बात छोड़ दो, जो कि पढ़ाई वढ़ाई का बात है, वो भी नहीं बोलोगे। मूवी जो बचपन में देखे हो ना वो भी याद रहता है। हीरो पहले कैसे मुक्का मारता था तो आवाज आता था, उस आवाज में हाँ कैसा वेरिएशन आया आज। तो 11th वाले पोर्शन का रिवीजन करना जरूरी है। अब ये रिवीजन जो है ना, ये जो रिवीजन है, अब जिसने कभी मॉड्यूल देखा ही नहीं है वो क्या रिवाइज कर लेगा। जिसने अभी तक कभी मॉड्यूल खोल के भी नहीं देखा है उसमें क्या सवाल है, कहाँ पे तुम्हारे डाउट्स है, तो वो रिवीजन क्या ही कर लेगा। तो अब 11th वाला पोर्शन तो गया। जिसने 11th नहीं करा है उसके लिए क्या हो गया, मुश्किल हो गया। ये गया। अब जाने का मतलब ये है इसको भूल जाओ। अगर तुमने नहीं स्टार्ट करा अभी तक तब, मतलब इसीलिए कोई बोल रहा है कि सर 11th मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, भूल जाओ। जिसने करा है वो अपना रिवीजन करेगा। जिसने नहीं करा, स्टार्ट नहीं करा, एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व नहीं किया, कुछ नहीं करा, डीपीपी मॉड्यूल कुछ नहीं खोला, तो क्या करेगा। अब 11th वाले क्वेश्चन को क्या करोगे, भूल जाओगे। मतलब तुम्हारे जो 30 मार्क्स या 40 मार्क्स आने वाले थे वो मार्क्स नहीं आएंगे। नहीं कि तुम स्कोर कर लो 3-4 मार्क्स इसमें से उठा लो। यानी अभी तुम्हारा टोटल मेहनत किधर होगा, 12th वाले पोर्शन पे। 12th वाले पोर्शन में आप 90 मार्क्स तुमको लाने ही कैसे करोगे, बस 12th वाला पोर्शन सोचोगे, इधर से 90 मार्क्स ला सकते हो। बहुत इजी है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स तुमने पढ़ा है, देख लो क्या क्या सवाल आएगा। उधर से सॉल्व करोगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। इधर से 90 मार्क्स ला ले रहे हो। इधर से अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मे भी 10-12 क्वेश्चन के लिए, 10-12 नंबर के लिए अटेम्प्ट दे सकते हो। ऐड होगा वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं सोचना है कि सर मैंने तो 11th अभी स्टार्ट ही नहीं करा था, आप खत्म कर दिए, हो गया तुम्हारे काम, अब कुछ नहीं कर सकता है ना मास्टर कुछ करेगा और ना तुम कुछ कर सकते हो। उसको टाइम बर्बाद करोगे ना तो फिर 12th वाला क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जिसने रिवाइज करा है उसने मेहनत, जिसने मेहनत करा है वो अपना लगा रहेगा, रिवीजन प्रॉपर करेगा, क्योंकि ये भी उसके पास चांसेस है 40-50 11th से स्कोर कर लिया। और 11th से अगर 40-50 स्कोर कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बोनस है, में ऐड होगा, फिर हेल्प करेगा। क्योंकि जो भी तुम्हारा बोर्ड है ना, बोर्ड में भी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें किधर से आता है, 12th वाले पार्ट से। तो 12th वाला पार्ट तुमने स्कूल में भी अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि उधर से बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो बच्चे उधर मेहनत करते हैं। 11th वाले क्या होता है, उसका स्कोर ऐड ही नहीं होता है, बोर्ड में ऐड होता है, इधर सीबीएसई में नहीं ऐड होता। सीबीएसई का मुझे पता है, बिहार बोर्ड का भी पता है कि बिहार बोर्ड में भी नहीं ऐड होता। तो 11th खुद बच्चे ऐसे 11th का क्लास लग रहा होता है ना तो सो रहे होते हैं, सब सो रहे होते हैं, आधे तो क्लास ही नहीं जाते हैं कि क्या ही जाएंगे, क्योंकि इसके नंबर तो बोर्ड में ऐड होने वाले हैं नहीं। क्योंकि जब बोर्ड में, जब 11th-12 में होते हैं तो बच्चों के दिमाग में आईटी एनआईटी थोड़े होता है या नीट थोड़े होता है। क्या होता है, बोर्ड में पास कर जाए कैसे भी करके। और बोर्ड पास करने के लिए क्या पढ़ना होता है, 12th। इसलिए 12th सबका बढ़िया होता है। सब बोलते हैं कि सर 12th के क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन 11th के नहीं हो रहे, क्योंकि 11th के लिए तुम्हारा बेस ही क्या है, ठीक है। तो गोली मार दो, बेस वीक हो गया, हमें एग्जाम पास करने से मतलब है। एग्जाम पास कर सकते हो, नीट में रैंक ला सकते हो किधर से, 12th से ही 90 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। क्योंकि जो भी पेपर का वेरिएशन देखे हुए उसमें 90 मार्क्स ये लाना ईजी है। 11th में अब मेहनत करोगे, हल्का फुल्का टाइम देना पड़ेगा। जिसने रिवीजन करके रखा है वो रिवीजन जब कर रहा होगा तो 40% टाइम 11th वाले को देगा और 60% टाइम अभी जो चल रहा होगा उसको देगा। जिसने एकदम नहीं पढ़ा है
वो क्या करेगा, क्वेश्चन करो, ये 11th वाले जो डाउट है वो आकर के पूछ लो, लेकिन ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है किसी टॉपिक पे स्टक होकर के, सर ये टॉपिक हमको समझा दीजिए अब नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि अब समझाएंगे तो फिर 12th वाला भी गायब हो जाएगा तुम्हारा। तो अब 11th के चक्कर में तो फिर 12th गायब नहीं करना है, और 12th जो है वो एक स्कोरिंग कोर्स है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट का इलेक्ट्रो चार्ज स्टैट मतलब अभी जो चार्जेस पढ़ रहे होंगे सब क्या होंगे, रेस्ट में जो जो प्रॉपर्टीज आती है चार्ज का उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सारी बातें किसकी होंगी, चार्ज की बातें। जिसका ग्रेविटेशन ठीक होगा तो इधर दिक्कत नहीं आएगी, जिसका ग्रेविटेशन ठीक नहीं है वो इधर मेहनत कर लेगा, इधर थोड़ा समझ लेगा तो ग्रेविटेशन भी सही हो जाएगा अपने आप। 4-5 नंबर उधर से भी उठा सकते हो ग्रेविटेशन से। देखना चार्ज है क्या, पॉइंट वाइज देख लेंगे। देखना इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी, fundamental property fundamental property of a substance fundamental property of substance by virtue of which by virtue of which by virtue of which other substance by virtue of which other bodies other bodies by virtue of which other bodies are either attracted or repelled, either attracted or मास के बाद जो प्रॉपर्टी डिस्कस हो रहा है, जैसे मास के चलते भी क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब कुछ बॉडी एक दूसरे को रिपेल भी कर रही थी, अट्रैक्ट भी कर रही थी, साथ ही साथ रिपल्सन भी हो रहा था। तो अट्रैक्शन तो प्रॉपर्टी है तुम्हारा कि अट्रैक्शन अगर कि दो बॉडी का हो रहा है तो उसमें में भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो रहा होगा, लेकिन जो उस अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड देखा गया ना, तो दैट वाज मच मच लार्जर देन व्हाट जो ग्रेविटेशन के चलते अट्रैक्शन होता है। ये सोचा गया कि जो भी होगा मास को छोड़ करके एक और ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके चलते क्या हो रहा है, बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है, और उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। अब चार्ज के दो टाइप है, कितने टाइप होंगे चार्ज के, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, चार्ज का खोज हुआ था तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में हमें पता नहीं था। हमें ये पता था कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, कुछ बॉडी क्या हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है फ्रिक्शन के हेल्प से। जैसे अगर एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे रब करते हैं तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। सिल्क और ग्लास रॉड को अगर रब ग्लास रॉड को रब करते हो, ये दोनों क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। सिल्क पे चार्ज हो जाएगा और ग्लास रॉड पे भी चार्ज आएगा, सिल्क हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अभी दोनों को रब करा तो इस ग्लास रॉड को पेपर के पास ले गया ना, स्मॉल टाइनी पेपर के जो टुकड़े हैं पेपर पीसेस के पास ले गए, तो ये क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। तो सेम फिनोमेना अगर कंघी करते हो, अभी के टाइम में कंघी करोगे, विंटर के टाइम में कंघी करोगे और कंघी को पेपर पीस के पास ले जाओगे तो क्या होगा, पेपर पीस अट्रैक्ट होगा। ये जो भी ग्लास रॉड था ना, ये दूसरे पार्टिकल्स को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, जैसे पेपर पीस हो गया। तीन चार चीज ये सिल्क भी कर रहा था, जो सिल्क ग्लास से रब करके रखे थे, ये सिल्क भी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो कर रहा था। इसको भी पेपर पीस के पास ले गए तो क्या हो गया, सिल्क में जो है पेपर पीस से चिपक गया। यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि मे बी जब हम रबिंग कर रहे हैं तो कुछ ऐसा चीज है जो फ्लो होकर के यहाँ से कहाँ जा रहा है, सिल्क में जा रहा है। पहले हमें चार्जेस के बारे में नहीं पता था, मतलब
जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनके बारे में नहीं पता था। तो उसके पहले जब ये चीजें डिस्कवर हुई तो लोगों ने बोला कि कुछ ऐसा चीज है जो ग्लास रोड से फ्लो करके कहाँ चला जा रहा है, सिल्क में चला जा रहा है, जिसके चलते एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर ले रहा है, ये भी एक प्रॉपर्टी एक्वायर कर ले रहा है, जिसके चलते अट्रैक्शन और रिपल्शन की फिनोमेना हो रही है। ठीक है, फिर बहुत दिन बाद पता चला कि हमारे पास जो भी एटम है उसको ब्रेक करते हैं तो क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन। और तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास नेगेटिव चार्ज है और ये प्रोटॉन ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब एटम में भी जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल गया तो होल पे देखोगे तो एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है एज ए होल। कोई भी अगर आइसोलेटेड एटम है तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और यही जो एटम है ये अरेंज होकर क्या करता है, पूरा बॉडी बनाता है। और नेक्स्ट चीज क्या है कि ये जो प्रोटॉन है ये न्यूक्लियस में, ये प्रोटॉन कहाँ पे है, न्यूक्लियस में होता है। तो इस प्रोटॉन को तो बाहर निकालना मुश्किल काम है, निकलेगा कौन, फ्लो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। तो कोई भी अगर एक बॉडी है, ये बॉडी बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा। उस एटम के अंदर क्या है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है जो कि चार्ज है। तो एज ए होल अगर देख रहे हो तो पूरा सिस्टम क्या है, अगर न्यूट्रल है, पूरा सिस्टम क्या है, न्यूट्रल है। तो इस बॉडी के पास जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। और दोनों चार्ज न्यूक्लियरिटी के चलते जो नेट चार्ज दिखेगा वो क्या होगा, ये होगा। अब हमारे पास एक बॉडी है कि बॉडी है जो चार्ज है, बॉडी क्या है हमारे पास, चार्ज बॉडी है। इसका मतलब मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और एक दूसरा बॉडी है जो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। अभी बॉडी की बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, एज ए होल बॉडी की बात कर रहे हैं। तो अगर पूरा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो ये हो सकता है किस तरीके से, या तो इसको प्रोटॉन दिया गया होगा या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला गया, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन प्रोटॉन के साथ क्या दिक्कत है कि ये होते हैं लैटिस में, मतलब ये होते हैं न्यूक्लियस में, जिसको निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। ये नहीं निकलेगा। सबसे ज्यादा किसका प्रोबेबिलिटी है निकलने का, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि ये बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं, रब करते हैं, फिनोमेना, ये रबिंग का करो या हीटिंग का करो, जिसको एनर्जी मिलता है, ये क्या करता है, बाहर आ जाता है। तो इसलिए अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ने इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करा है, जिसके चलते नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दैट बॉडी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना नंबर प्रोटॉन का है उससे कम किसका नंबर है, इलेक्ट्रॉन का। और उसी के चलते एज ए होल बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। वैसे ही नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब ये है कि बॉडी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा होगा किसी और बॉडी से, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इसने क्या कर लिया, खुद को नेगेटिवली चार्ज कर लिया। तो बॉडी का बाद में पता चला कि ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बॉडी है हमारे पास, वो क्यों आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के चलते आ रहा है। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर के क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो बॉडी क्या दिखेगा, पॉजिटिवली चार्ज। अगेन किसी बॉडी, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर रहा है तो बॉडी क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। और जब भी चार्जिंग करते हैं तो मास पे भी इफेक्ट करता है। किसी बॉडी को चार्ज करोगे तो उस पर इफेक्ट आएगा, मास पे भी हल्का सा इफेक्ट आएगा। क्योंकि अगर मान लो यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर मास इसका घट जाएगा। या इसको 10 क्या दे रहे हो, 10 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हो तो इसका मास 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो चार्जिंग फेनोमेना में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा और या फिर इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर आएगा, और उसके चलते मास में भी वेरिएशन होता है, जिसके चलते बॉडी का मास इंक्रीज भी हो सकता है और बॉडी का मास डिक्रीज भी हो सकता है। नोट में लिखेंगे इसके नीचे। यहाँ पे इसके पास नोट में लिखना, इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज ऑन ए बॉडी, इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज ऑन ए बॉडी। The body, full stop के बाद the body loses electrons. If a body loses electrons, body loses electrons, it becomes positively charged. Bracket में
mass of the body also reduces. Mass of the body also reduces. Full stop. The body accepts electrons. The body accepts electrons. The body accepts electrons. Electrons. It becomes negatively charged. मास होगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सर इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, हम उसको कंसिडर करते हैं. तब क्वेश्चन में पूछ रहा होगा कि बाई मतलब जैसे ऑप्शन दे दिया कि ड्यूरिंग चार्जिंग मास इंक्रीजेस, मास डिक्रीजेस या मास रिमेन कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी प्रिडिक्ट. जो हमारा क्वेश्चन होगा, जो भी हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, देखेंगे किस टाइप की चार्जिंग हो रही है. क्योंकि मास तो इंक्रीज नहीं होगी, भले उसकी जो वैल्यू होगी ना वो बहुत कम होगी. मान लो 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, ठीक है, इतना तुमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन निकाला, या 31 इलेक्ट्रॉन मान लो निकाल, 10⁻31 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहे हो तो यहाँ से जो मास बाहर आएगा वो कितना आएगा, 9.15 होता है ना. फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9 × 10⁻31 kg. -31 kg. अगर इतना इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल दिया तो 9.1 kg क्या हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन निकालोगे, हाँ यस सर. घट जाएगा. ठीक है ना. तो वो डिपेंड करेगा तुमने कितना नंबर बाहर निकाला. जैसे अगर इतना अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो बॉडी पे जो चार्ज होगा कितना आएगा, क्यू जो होता है N × E के बराबर होता है. पॉजिटिव. 10⁻31 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. यानी कोई बॉडी अगर तुमने कितना चार्ज करा, ये कितना आएगा 12. इतना से अगर चार्ज कर रहे हो तो उसका जो मास होगा कितना केजी से डिक्रीज होगा, तो इंक्रीज होगा. अगर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हो, नेगेटिवली चार्ज करते हैं किसी बॉडी को, अगर नेगेटिवली चार्ज करो कितना से, ये वैल्यू से, तो उसका जो वेट होगा वो कितने से इंक्रीज होगा, 9.1 kg से इंक्रीज होगा. और अगर यही उल्टा प्रोसेस कर रहे होगे, बॉडी से इलेक्ट्रॉन खींच रहे होगे तो यही वेट क्या होगा, रिड्यूस होगा. तो हो तो रहा है ना चेंज. मान लो अगर चार्जिंग बहुत कम हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है बहुत कम हो रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में मास में जो होगा वो क्या होगा, मास में जो चेंज आएगा वो बहुत कम आएगा, लेकिन होगा जरूर. तो अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि मास चेंज होता है कि नहीं होता है, तो फिर टिक क्या करोगे, मास चेंज होता है. कभी भी चार्जिंग हो, चार्जिंग करते हैं पॉजिटिवली चार्ज करो, नेगेटिवली चार्ज करो, उससे मास इफेक्ट होगा. क्योंकि या तो तुम इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहे होगे या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे होगे, और इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है जिसके चलते मास में चेंज. ठीक है. हाँ, ठीक है ना. देखो जैसे जब चार्जिंग होता है, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, neutral body, a neutral body can be charged. Next point है, a neutral body can be charged by three methods. Neutral body can be charged by friction, by अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है उसको चार्ज करना चाहते हो तो कितने मेथड होंगे तुम्हारे पास, 3 मेथड होंगे. और इन 3 मेथड में से जो नीचे वाले 2 मेथड है उसको किसके लिए यूज करोगे, मेटल्स के.
फ्रिक्शन वाला जो प्रोसेस है वो किसी के लिए यूज कर लो, मेटल हो नॉन मेटल हो। नॉन मेटल को चार्ज करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, फ्रिक्शन यूज करेंगे। जैसे ग्लास रॉड को सेल्फ पे रब कर रहे हो, तो ग्लास रॉड तुम्हारा क्या है, मेटल है या नॉन मेटल, नॉन मेटल है, तो उसको रब कर रहे हो सेल्फ पे, चार्ज आ जा रहा है। नेक्स्ट क्या मेथड है, कंडक्शन, और उसके बाद इंडक्शन। ये दोनों मेथड किस पे यूज करेंगे, ओनली मेटल। अब देखो कोई भी प्रोसेस है ना, ये जो तीनों प्रोसेस है इसमें मेन काम क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यही दोनों प्रोसेस होगा। चार्जिंग मेथड कोई भी हो, जो बेसिक फैक्टर है, बेसिक फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना या फिर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। तो जब रब करते हैं ना, जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसके चलते या तो किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और जो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरी बॉडी क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो चार्जिंग प्रोसेस है ना, चार्जिंग प्रोसेस में कभी भी जो तुम्हारा होता है कि मान लो अगर इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज किए तो कोई ना कोई एक ऐसा बॉडी होगा जो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। जब भी चार्जिंग करोगे तो हमेशा दो पेयर बनेंगे। न्यूट्रल बॉडी को अगर चार्ज कर रहे हो तो कितने पेयर बनेंगे, दो पेयर। एक बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो कोई एक ऐसा बॉडी होगा जो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, और इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज रहता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जब भी हम चार्ज क्रिएट करते हैं बाय अ न्यूट्रल बॉडी तो हमेशा दो पेयर बनेगा, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। क्योंकि अगर पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, तो जिस बॉडी को इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। आप कोई भी मेथड यूज कर लेंगे, अब इसमें फ्रिक्शन है, रब करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में मान लो ये तुम्हारा एक न्यूट्रल बॉडी है, इसको तुम चार्ज करना चाहते हो तो इसको कुछ नहीं करेंगे, दूसरे चार्ज से ला करके टच कर दो। टच करना कंडक्शन में क्या होता है, फिजिकल टच होना चाहिए। तो जैसे ये मेटल ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या होगा, देखो ये तुम्हारा चार्ज बॉडी था, मान लो ये ग्लास रॉड है जो क्या है तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज है। जैसे ही ला करके इसको टच करोगे तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसके अंदर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इनको क्या दिखेगा इधर, चार्ज, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जम करके कहाँ भरते हैं, इस ग्लास के अंदर भर जाएंगे। तो ग्लास के अंदर जब जाएंगे तो ग्लास का जो चार्ज है वो रिड्यूस होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज था, कुछ इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका जो चार्ज होगा क्या होगा, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन इधर जंप करके चले गए, 5 इलेक्ट्रॉन जब इधर जंप कर रहे हैं इधर से क्या होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन घटने के चलते यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना आएगा, -5 ही आ जाएगा। उसको हटा दो, ये 5 जो है -5 है, इससे क्या रहेगा, स्टोर हो जाएगा। ये जो भी मेटल है उसको अगर चार्ज करना है तो एक दूसरे चार्ज बॉडी को लाते हैं, मे बी ये ग्लास रॉड हो सकता है जिसको हमने किससे चार्ज करा है, बाई फ्रिक्शन। तो ग्लास रॉड को बाई फ्रिक्शन चार्ज करो, फिर उसको किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट से ला करके टच कर दो, तो ये जो मेटालिक ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। जिस चार्ज से टच करोगे उसी नेचर का चार्ज आएगा। अगर पॉजिटिव से टच कर रहा है तो इस मेटल के बाद कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वैसे अगर नेगेटिवली चार्ज करना है एक बॉडी को, नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो क्या लाना पड़ेगा, नेगेटिवली चार्ज रॉड लाना पड़ेगा। और नेगेटिवली चार्ज रॉड के लिए तुम्हारे पास रबर है, रबर को जब फर के साथ, कैट फर के साथ या एम्बर को कैट फर के साथ रब करते हैं तो क्या मिलता है, जो रबर रॉड है वो कैसा चार्ज हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज। अगेन ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करा कि कैट फर को ग्लास रॉड को सिल्क से रब करना है, कैट फर को अंबर से रब कर रहे हैं तो चार्ज हो रहा है, जो नेचर का चार्ज आ रहा है वो अपोजिट आ रहा है। इसलिए एक दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। दो ग्लास रॉड अगर जो लोग हैं वो तो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, और दो एम्बर रॉड भी एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। तो इसके चलते अब प्रॉपर्टी है कि इस पे जो चार्ज है ग्लास रोड पे और इस पे जो चार्ज है एम्बर रोड पे, वो दोनों का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। उसके बाद उसने साइन बताया, जो भी बेंजामिन फ्रैंकलिन है पहली बार उसी ने बताया कि चार्जेस कितने नेचर के होंगे, दो नेचर के होंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा नेगेटिवली चार्ज। क्योंकि उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल काम किया, एक्सपेरिमेंट से उसने पता लगाया कि चार्ज के दो नेचर होते हैं। ग्लास रोड एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। वैसे ही एम्बर रोड को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। लेकिन जब ग्लास रोड और एम्बर को एक साथ ला रहे हैं तो दोनों में क्या हो रहा है,
अट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए नेचर जो होगा दोनों पे क्या होगा, अलग अलग होगा। और एक को उसने पॉजिटिव बोला, दूसरे को उसने क्या बोला, नेगेटिव। के बाद में पॉजिटिव नेगेटिव एक्सप्लेन हुआ कि इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। फिर इस प्रोसेस को हम इस प्रोसेस को यूज करके, मतलब इस रॉड को यूज करके हम मेटल को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए तुम्हारे पास, कंडक्शन, जिसमें फिजिकल टच करवाना होता है। फिजिकली टच करवाओगे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, अगेन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, अगेन तुम्हारे पास क्या होगा, मेटल होगा। ठीक है, अब ये जो मेटल है इसको एक चार्ज के पास ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज रोड है, ये ग्लास रोड है, तो हमने चार्ज करा होगा फ्रिक्शन से, चार्ज करके इसको कहाँ ले गए, मेटल के पास ले गए। जैसे इसके पास ले जाओगे तो इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, के पास ले गए तो इस मेटल के अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगेन ये जो इंडक्शन मेथड है इसे चार्ज क्यों नहीं कर सकते हैं नॉन मेटल को भी पता चल जाएगा। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनका मोशन होगा इसके डायरेक्शन में, क्योंकि अब ये अट्रैक्ट कर रहा होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ करके इकट्ठा हो जाएंगे, इधर। क्योंकि ये इसको जंप तो नहीं कर सकते ना, मेटल से बाहर नहीं जा सकते हैं, सारे के सारे क्या होंगे, इस साइड में आकर के इकट्ठा हो गए। तो जब इस साइड में सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए तो इधर क्या बचेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक। ये वाला साइड क्या हो गया तुम्हारे पास, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसको बोलते हैं चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन जब तुमने कर लिया, इस पोर्शन को क्या कर दिया, जैसे चार्ज कर लिया ग्लास रोड ला करके, जैसे ही चार्ज सेपरेशन हुआ उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमारा काम होता है अर्थिंग करना। ये जो भी तुम्हारा कंडक्टर है इसको क्या कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। तो मान लो अर्थ से अगर कनेक्ट कर रहे हो, इस साइड को अगर अर्थ से कनेक्ट करोगे तो अब तुम्हारे पास क्या दिखेगा, ये जो अर्थ है ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। ये सोर्स और सिंक दोनों की तरह काम करता है, डिपेंड करता है कैसे पोटेंशियल से तुमने कनेक्ट करा है। तो यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव साइड से अगर तुमने कनेक्ट करा है तो यहाँ पे पोटेंशियल जी और यहाँ का पोटेंशियल जीरो। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उल्टा डायरेक्शन में फ्लो होगा, जो भी ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किधर की तरफ जाएंगे, इस साइड की। तो जैसे इसको तुमने कनेक्ट करा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन होकर के निकलेगा और इसको खा जाएगा। ये वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। यानी ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बच गए, अब इस इलेक्ट्रॉन के चलते यहाँ पे चार्ज किया जाएगा माइनस। मतलब अभी भी चार्ज का सप्लाई हो रहा है, वो चार्ज का सप्लाई कहाँ से ले रहे हैं, अर्थ से ले रहा है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अभी भी हो रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन अभी मूवमेंट हो रहा है ना, इस ग्लास से नहीं हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, अर्थ से हो रहा है। अब अर्थ से मूवमेंट करवाने के लिए पहले हमें चार्ज सेपरेशन चाहिए था, और चार्ज सेपरेशन कहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है, इस ग्लास रोड से। सिमिलरली अगर इसी मेटल में, इसी बॉडी में तुम क्या करते हैं, अगर इस एंड को कनेक्ट कर देते हैं अर्थ से, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता, यहाँ का पोटेंशियल जीरो। तो अभी जो मोशन होता है वो किस तरीके का होता, इलेक्ट्रॉन बॉडी से कहा जाते हैं ग्राउंड में, मतलब इस पर बॉडी इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है ग्राउंड को, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। यानी ये जो बॉडी होगा वो कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो सेम बॉडी को नेगेटिवली चार्ज भी कर सकते हो भाई इंडक्शन, पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकते हो भाई इंडक्शन। वो डिपेंड करता है तुम कौन से एंड को अर्थ से कनेक्ट करें। तो इसमें दो काम होता है, पहले तो एक चार्ज बॉडी को उसके पास लाते हैं, टच नहीं करवाते हैं। उसके बाद अगर चार्ज सेपरेशन हो गया तो दो एंड हमें मिलेगा, एक एंड पॉजिटिवली चार्ज, एक एंड नेगेटिवली चार्ज। इस साइड को कनेक्ट करोगे, जैसे इस साइड को कनेक्ट करा, पॉजिटिव नेगेटिवली एंड को कनेक्ट कर दिया अर्थ से, बॉडी जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव एंड को कनेक्ट कर दिया तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये तीन मेथड है जिससे हम किसी भी न्यूट्रल बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि कोई भी बॉडी है, चार्ज है, प्रॉपर्टी होता है, वो डिस्कस करेंगे। तो लिखना प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज बॉडी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज बॉडी। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो बच्चा बच्चा जानता है, लाइक चार्जेस रिश्तेदार एंड अलाइक चार्जेस। लिख लो पहला प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस attract future।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चार्ज ऑन ए बॉडी, charge on a body is quantized, charge on a body is quantized, charge on a body is quantized। किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो क्या होगा, क्वांटाइज होगा। क्वांटाइज का मतलब समझते, जैसे एक बॉडी है, हाँ तो पॉजिटिव लिखा होगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, n number of electrons charge। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, लूज कर रहा होगा। अब देखो जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मिनिमम जो चार्ज हो सकता है वो कितना लूज कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर इसको बोला जाए कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकालना है हमें, तो सबसे कम से कम जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कितना नंबर का निकलेगा, एक का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डिवीजन नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन जो भी है फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का डिवीजन नहीं होगा। इसका मतलब कम से कम कितना निकाल सकते हो, एक, कम से कम एक निकालोगे ये चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जो नंबर निकलेगा दैट विल बी इंटीजर, जो भी नंबर निकलेगा वो दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो या दो निकालो या 3 4 एंड सो ऑन अप टू n इलेक्ट्रॉन तुम निकाल सकते हो। मतलब ये जो भी नंबर है ये n, ये इंटीजर है, और इलेक्ट्रॉन निकालोगे ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो इस पे जो चार्ज आया दैट इज व्हाट, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n इनटू e, तो बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब एक पैकेट के फॉर्म में आएगा, और एक पैकेट का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, एक छोटा छोटा पैकेट के फॉर्म में निकाल सकते हो, और वो पैकेट है क्या, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वही चार्ज किस पे दिखेगा, इस बॉडी पे दिखेगा, एंड दैट विल बी n into e, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ n into e। इसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो लिखना उसी में, दैट इज चार्ज ऑन ए बॉडी, दैट इज चार्ज, नेक्स्ट पॉइंट नहीं लिखना उसी में, दैट इज चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज charge on a body is always integral multiple of, charge on a body is always integral multiple of electronic charge, integral multiple of electronic charge is equal to plus minus किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा उसको इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ की वैल्यू कितनी होती है 1.6 into 10 raised to power, इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। कोई भी चार्ज है प्लस माइनस n into e, अगर पॉजिटिव होगा तो प्लस आएगा, नेगेटिव होगा तो माइनस आएगा। क्या है, कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, n कैन नेवर बी फ्रैक्शन इरेशनल। जैसे अगर बोला जा रहा है 2.5 इलेक्ट्रॉन्स निकाल, ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी भी बॉडी से 2.5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, देखना, द मिनिमम पॉसिबल चार्ज, the minimum possible charge which can exist, the minimum possible charge which can exist, minimum possible charge which can exist is equal to The minimum possible charge, the minimum possible charge which can exist is equal to electronic charge, is equal to electronic charge, equal to electronic charge, ब्रैकेट में e लिख देना। this is called fundamental charge, equal to electronic charge, ब्रैकेट में e लिखेंगे। this is called fundamental charge or quantum of charge,
फंडामेंटल चार्ज और क्वांटम ऑफ चार्ज। ठीक है, जैसे लेंथ का क्वांटम होता है, टाइम का क्वांटम होता है, वैसे चार्ज के लिए भी क्या है, क्वांटम है। क्वांटम का मतलब होता है मिनिमम जो वैल्यू है ना पॉसिबल। जैसे एक चार्ज बॉडी है तो इसको मिनिमम कितना इस पे चार्ज हो सकता है, या तो ई होगा या फिर माइनस ई होगा, इससे नीचे नहीं हो सकता। इससे नीचे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन या तो निकाल सकते हो या तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इस पे चार्ज जो है वो किसके बराबर आएगा, प्लस ई के बराबर आएगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर सप्लाई करोगे तो चार्ज आएगा माइनस ई के बराबर आएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटम ऑफ चार्ज बोलते हैं या फिर फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। ठीक है? और बाकी जो चार्जेस होंगे इसके इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे, जिसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant. Charge of an isolated system remains constant. Conservation of charge. Conservation of charge. constant. Constant. This is known as conservation of charge. आइसोलेटेड सिस्टम में जैसे अगर सिस्टम में एक बॉडी है, अगर ये न्यूट्रल है तो ये हमेशा क्या रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। अगर तुम्हारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है और उस आइसोलेटेड सिस्टम में एक बॉडी है, दैट बॉडी इज व्हाट, न्यूट्रल। तो ये जो बॉडी होगा ये हमेशा क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। मान लो या फिर तुम्हारे पास एक बॉडी है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और दिस इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब है इसका किसी और से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज अभी देखोगे, 10 साल बाद देखोगे, 1000 साल बाद देखोगे, इसके पास हमेशा कितना रहेगा, पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, अगर वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। वैसे ही अगर टू बॉडी सिस्टम है, अगर टू बॉडी सिस्टम एक तुम्हारे पास है एंड दिस टू बॉडी आर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर बॉडीज, इन दोनों का बीच में इंटरेक्शन हो सकता है लेकिन बाहर किसी से इंटरेक्शन ये नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये दोनों बॉडी आइसोलेटेड है किसी और के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर देखो ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, कुछ देर बाद तुमको ऐसा हो सकता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। बट अगर इन दोनों का सम करोगे तो Q विल बी ऑलवेज व्हाट, या फिर ये अगर नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, अगेन अगर ऐड करोगे तो Q कितना आएगा, 0 आएगा। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, इस प्रिंसिपल को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। कोई भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम ले रहे हो तो उसमें अभी जितना चार्ज है वही चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करेगा। आइसोलेटेड का मतलब वो किसी और से इंटरेक्शन नहीं कर रहा हो, क्योंकि इंटरेक्शन करेगा तो फिर चार्ज क्या हो जाएगा, गेन कर सकता है या फिर लूज कर सकता है। इंटरेक्शन कुछ नहीं करवाना है, वैसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्वेटिव। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्साइटमेंट क्या होता है चार्ज का, कूलम। क्या ये फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल है ये नहीं है, फंडामेंटल करंट है। कंफ्यूजन होता है इसमें बच्चों को। ये जो तुम्हारा चार्ज है ना फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, लेकिन जो इसका यूनिट है दैट इज नॉट फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है तुम्हारे, करंट है, एम्पियर। फंडामेंटल यूनिट क्या है, सात जो फंडामेंटल यूनिट पड़े उसमें करंट आता है, एम्पियर आता है, ना कि सी आता है। यानी अगर तुमको डायमेंशन लिखना होगा चार्ज का तो सिस्टम में लिखोगे, डायमेंशन जो होगा वो एम्पियर के टर्म में लिखेंगे। हरी बात समझ में, अभी लिख लेंगे लेकिन उसके पहले और भी यूनिट है वो डिस्कस कर लेंगे। कुछ कॉमनली यूज यूनिट है, अदर यूनिट यूज करते हैं, कॉमनली यही यूज होता है, ऐसे ही यूज होता है। अदर यूनिट्स में आता है कूलम भी बोलते हैं, ये भी इसको कूलम बोलते हैं। और एक और यूनिट होता है
थोड़ा देख लेना, इसका नाम जो है वो क्या है, फराडे है, ताकि फराड है। फराड किसी और चीज का यूज होता है, फराडे जो है जिसका यूज है चार्ज का यूज, लास्ट में TAY है। फराडे चार्ज का यूनिट है ESU, जिसको स्टैट कूलम भी बोलते हैं, EMU जिसको एब कूलम भी बोलते हैं। अगर इसका कन्वर्जन वन स्टैट कूलम जो होता है कितने के बराबर होता है, पता है किसी को? दिस इज इक्वल टू 3 into 10 raised to power 9, 3 into 10 raised to power 1 कूलम, 3 into 10 raised to power 9 स्टैट। अगर 1 कूलम है कितने के बराबर होगा, 3 into 10 raised to power 9 स्टैट कूलम के बराबर। 1 कूलम क्या होगा, 10 एब कूलम के बराबर। 1 फराडे 9657 फराडे जो कि लार्जेस्ट यूनिट है चार्ज का, जो कि केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है। केमिस्ट्री में कौन सा, इलेक्ट्रो में आता है फराडे, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में फराडे आता होगा। और फराडे की तरफ क्या यूज करते हैं, 95। ये लार्जेस्ट यूनिट है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये स्टैट कूलम जो है क्या है, सबसे स्मॉल है। की बात होगी, एक क्वेश्चन लिखना, which of the following charge is not possible, which of the following charge is not possible, which of the following charge is not possible। R of 1.6 -19 ऑप्शन ए पॉसिबल। कैसे पता करें, कोई भी चार्ज हो, जैसे ये क्यू है, ये क्या है तुम्हारा क्यू है, तो दैट क्यू मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एन। अब एन अगर कैलकुलेट कर रहे हो, एन अगर तुम्हारा फ्रैक्शन नहीं है, एन क्या है, फ्रैक्शन नहीं है तो पॉसिबल है, फ्रैक्शन है तो फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या होना चाहिए, हमेशा इंटीजर होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले टर्म में कैलकुलेट करोगे, जैसे कोई भी अगर इस तरह क्वेश्चन आ रहा है तो हम क्या लिखते हैं, q इक्वल टू एन q, और n क्या होगा, q बाई, q कितना दिया, 1.6 into 10 raised to power -18 डिवाइडेड बाय 10 raised to power 1.6, तो 10 raised to power क्या होगा, 18 क्या होगा, ये -19। तब इसको सिंपलीफाई करोगे तो कितना आएगा, 1/10 आएगा। n यहाँ से क्या आ गया, 0.1। मतलब इसके कहने का क्या मतलब है कि तुमने कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, 0.1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, जो कि पॉसिबल नहीं है। कम से कम कितना निकाल सकते हैं, एक निकाल सकते हैं। उल्टा कर दिए क्या, ये सिंप्लीफाई करोगे 1 डिवाइडेड बाय 10 raised to power -1, ये 10, यानी कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, CD। हाँ, CD पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे 20 वाला टर्म है, 20 और 21 जब रखोगे, 20 रखोगे तो फिर कितना आएगा, 1/10, और अगर 21 रखोगे तो 1/100। तो सी और डी दोनों पॉसिबल नहीं है।
कि जब भी जो पावर है ना ये 19 से -19 से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। -19 ये 19 है, ये -20 है, ये -21 है, -22 -30 23 ऐसा कुछ रहेगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। या फिर ऐसा इसमें भी चेंज कर सकते हो, जैसे ये अगर जो चार्ज है, मान लो अगर मैं इसको लिख देता 2.4 × 10⁻², क्या लिख देता, ए की जो वैल्यू है कुछ इस तरह -19। एक और ये ऑप्शन ऐड कर लूँ, क्या ये पॉसिबल है? 2.4 × 10⁻−19 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ये भी क्यों नहीं पॉसिबल है? ये ऑप्शन अगर चेक करोगे तो जो n होगा q/c करेंगे अगेन 2.4 × 10⁻−19 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻−13। ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1.5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना आ गया, 1.5, जो कि अगेन क्या है, पॉसिबल नहीं। मेन जो प्रोसेस होगा n निकालेंगे, और अगर n इंटीजर आ गया तो वो चार्ज पॉसिबल है, और अगर n इंटीजर नहीं आया तो वो गिवन चार्ज पॉसिबल नहीं। एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ये तो छोटे छोटे वैल्यू याद रहना चाहिए डायरेक्ट, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सबको क्या होनी चाहिए, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना चार्ज होगा, 1. तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए एक कूलम, यानी एक कूलम के लिए 1 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, 6.25 × 10⁻⁻, माइनस या प्लस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में। वैल्यू तो आएगी कितनी आएगी, 19 या 18, तो ऊपर जाएगा 16 को इसको दिए हो तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 मतलब अगर किसी बॉडी को 1 कूलम से चार्ज करना है तो उसको या तो इतना इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकते हो, अगर करोगे तो नेगेटिवली चार्ज होगा, अगर इतना इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। वैल्यू डायरेक्टली याद रख सकते हो, कभी कभी यूज हो जाता है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम ऐसे ही पागल हो जाओगे सर 1 डिवाइडेड बाई 1.6 कैसे करेंगे। चार्ज इज इनवेरिएंट टू वेलोसिटी, चार्ज इज इनवेरिएंट टू वेलोसिटी। जो भी चार्ज है वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। वेलोसिटी पे कौन डिपेंड करता है, मास डिपेंड करता है। तो मैटर वेव पढ़ चुके हो ना, तो मैटर वेव का हमने देखा था कि जो तुम्हारा मास है जिसको रिलेटिविस्टिक मास बोलते हैं, वो क्या होता है, m डिवाइडेड बाई √1 -v²/c², ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये बस मास के लिए एप्लीकेबल है कि वेलोसिटी अगर लाइट से कंपेरेबल वेलोसिटी से अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका मास जो होगा m नहीं होगा, कितना होगा, m डैश होगा। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, अगर v वेलोसिटी रेस्ट 0 रखो तो भी ये होगा, v = 100 मीटर पर सेकंड रखोगे तो भी e जो होगा इनके बराबर ही होगा, अगर v = c रखोगे तो भी उसकी वैल्यू जो होगी वो सेम होगा। मतलब चार्ज जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इनवेरिएंट टू वेलोसिटी। नेक्स्ट लिखेंगे, ये सारी चीजें यहाँ तक हमें ये नहीं पता चला, बस हमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पता चले जिससे अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, चार्ज कितना हो सकता है, मैग्नीट्यूड वाइज हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल काम है कि कौन सा चार्ज किस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, वो सारी चीजें किसने बताया, कूलम्ब ने पहला एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया जिसको टॉर्सन बोलते हैं, टॉर्सन बैलेंस बोलते हैं। उस बैलेंस के हेल्प से उसने क्या पता करा कि अगर हमारे पास दो चार्जेस है तो एक दूसरे पे वो कितना फोर्स लगा रहे होंगे। अगेन ये जो भी
डेफिनेशन है, या जो कूलम्स लॉ है कैसा है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है, जो एक्सपेरिमेंट उसने बहुत सारे करे, उसके बेसिस पे जो भी ऑब्जर्वेशन आया वो ऑब्जर्वेशन बताया। और या जो भी ऑब्जर्वेशन था वो ग्रेविटेशन लॉ में जो हमने फोर्स पढ़ा था उससे क्या करा था, मैच कर रहा था। क्योंकि उधर फोर्स हमने पढ़ा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, यानी वहां जो इनवर्स लॉ था वही इनवर्स लॉ क्या हो रहा था, यहाँ भी फॉलो हो रहा था। साथ ही साथ जो चार्ज का था वहाँ प्रोडक्ट ऑफ मासेस होता है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होगा Q1 Q2। नेक्स्ट चीज क्या था, ग्रेविटेशन में जब देखा गया था तो ये जो F था यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G आया था जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बोलते हैं। कैपिटल G को क्या बोलते थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते थे, जो कि एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करा था कैवेंडिश ने। और उसने बताया था कि ये जो वैल्यू है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, जी की वैल्यू कहीं भी कुछ भी रखो मीडियम, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चार्ज केस में जो कांस्टेंट आता है दैट कांस्टेंट के, ये जो कांस्टेंट के है दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट, मीडियम। ये जो मीडियम पे ये जो के की वैल्यू है ये क्या होगा, मीडियम पे वेरी करेगा। क्योंकि उसने एक बार वाटर में करके देखा होगा, केरोसिन में करके देखा होगा, वैक्यूम में करके देखा होगा, एयर में करके देखा होगा, सेम चार्ज रख रहा है, सेम डिस्टेंस रख रहा है, तो भी फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, फोर्स की वैल्यू अलग अलग आ रही है। मतलब एक और फैक्टर जो होगा जो इस फोर्स को क्या कर रहा होगा, इफेक्ट कर रहा होगा, वो फैक्टर क्या था, मीडियम। और मीडियम के लिए एक प्रॉपर्टी आता है जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से, जिसको क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं। क्या नहीं, ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है, अभी डाइलेक्ट्रिक आएगा। ये जो के है ना दिस इज नोन एज व्हाट, कूलम्स कांस्टेंट। और ये जो के होता है ये बराबर किसके होता है, 1/4πε। अगर मीडियम वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे, हमेशा क्या होगा, जो ये वैल्यू है 4πε0, जहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट लगाने का मतलब है या तो वैक्यूम के लिए बात करेंगे या फिर एयर के लिए, क्योंकि एयर और वैक्यूम में हल्का सा चेंज होता है। अगेन ये जो के है विल डिपेंड ऑन व्हाट, मीडियम। तो यहाँ पे जो कूलम्स लॉ है उसमें बाकी सारी चीजें बहुत सारी, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें कॉमन थी ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन एक चीज वेरी कर रहा था, मीडियम वाला जो भी फैक्टर था। तो वहां से कूलम्स लॉ आया। और कूलम्स लॉ क्या बोलता है, क्या स्टेटमेंट है, वो भी तो तुमको याद ही होगा, लिख लो फिर भी लिखना। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा, नेक्स्ट हेडिंग है कूलम्स लॉ। एक्सपेरिमेंटल लॉ, एक्सपेरिमेंटल लॉ, point according to this law, according to this law, according to this law, according to this law, force of attraction and repulsion, force of attraction and repulsion, force of attraction and repulsion between 2 point charges, 2 point charges, पॉइंट को अंडरलाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, 2 point charges is proportional to product of charges, proportional to product of charges and inversely proportional to, inversely proportional to, inversely proportional to square of distance, inversely proportional to square of distance between the charges
स्टेटमेंट का पार्ट है, लेकिन अलग पॉइंट में लिख सकते हैं। This force acts along the line. This force acts along the line joining the charges. This force acts along the line joining the charges. और ऐसे फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। Also, सेंट्रल फोर्स क्यों? क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और साथ ही साथ इसका जो डायरेक्शन होगा वो एक लाइन के अलोंग है। ठीक है, तो किसी भी एक चार्ज पे ओरिजिन सेट करते हो, किसी भी एक चार्ज पे ओरिजिन सेट करोगे तो इधर इट विल बी रेडियली आउटवर्ड या फिर रेडियली इनवर्ड। तो ऐसे चार्ज, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। यानी जो भी अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो सेंट्रल फोर्स। मतलब अगर तुम्हारे पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2, का जो डिस्टेंस है वो कितना है? R। तो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, फोर्स होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? of charges and inversely proportional to, अगर कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा? F is directly proportional to divided by R square। फोर्स होगा तो हटाएंगे क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा K, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय अब यहाँ पे जो K है, दिस K इज नोन एज व्हाट? कूलम्ब्स कांस्टेंट। यहाँ जो K यूज कर रहा है ना, दिस इज नॉट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या है तुम्हारे पास? कूलम्ब्स कांस्टेंट है। जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वर्ड यूज होता है ना, वो कहाँ यूज होता है? वो यूज होता है कैपेसिटेंस में। वही सेम क्वांटिटी इधर किसी और नाम से जानी जाती है और उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। वो दोनों सेम चीज है, लेकिन जब कैपेसिटर पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिप्रेजेंट करते हैं K से, लेकिन यहाँ पे वही सेम क्वांटिटी जब यूज करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन R से, और उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या है तुम्हारा? कांस्टेंट है K is equal to 1/4 pi। ये क्या है तुम्हारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। परमिएबिलिटी का यूज होता है? परमिएबिलिटी के यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड के केस में। यहाँ पे क्या आएगा? परमिटिविटी आएगा, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी मीडियम। मीडियम होगा उसके लिए जो वैल्यू है, उसको हम किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं? वैक्यूम के परमिटिविटी के रिस्पेक्ट में या एयर के परमिटिविटी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे ई नॉट की जो वैल्यू होगी कितनी होगी? ई नॉट जो होगा इसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, दोनों सेम होंगे। परमिटिविटी तो वैल्यू होती है और
पे स्क्रीन करते हैं और यार की जो वैल्यू होगी 1 होगी या 1 से ज्यादा होगा। तो 1 का मतलब है कहाँ पहुंच गया, वैक्यूम में पहुंच गया। और जो होता है इक्वल टू इनसे बड़ा होता है, लेकिन 1 के बहुत ही पास होता है, जैसे 1.02 1.03 ऐसा कुछ दिखेगा, तो इसलिए हम उसको 1 के आसपास लेकर के चलते हैं। तो जब भी वैक्यूम बोले या फिर एयर बोले, जो टर्म यूज करें वो क्या होगा, तो रिलेटिव परमिटिविटी बोल लो, या फिर यही चीज जो होगा सेम फिजिकल क्वांटिटी जब कैपेसिटेंस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा, और वहां रिप्रेजेंट किससे करेंगे, के से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ के से नहीं कर सकते ना, क्योंकि के के लिए है हमने पहले से ही यूज कर लिया। जहाँ के क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1. वैल्यू जो है 1/4। तो अगर वैक्यूम के लिए देखोगे, वैक्यूम के लिए सारी वैल्यू हमें याद रखनी होती है, और उसके रिस्पेक्ट में अगर वैक्यूम को छोड़कर कोई और मीडियम दे दिया तो उसके लिए ई आर की वैल्यू तुमको दे करके रखेगा। तो हमें जो डेटा याद रखना है किसके लिए याद रखना है, वैक्यूम के लिए याद रखना है। और वैक्यूम के लिए देखोगे तो के का जो वैल्यू होगा वो कितना, वो 1/4 मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो किधर होता है, वैक्यूम में होता है। तो इसलिए के तुमने रट के रखा होगा, के क्या है 1/4 है ओनली फॉर वैक्यूम। अगर कोई अदर मीडियम होगा तो के विल बी 1/4 और एप्सिलॉन में ये सब लिखेगा। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 into 10⁻⁻12 यूनिट की बात करेंगे। तो अगर के निकालोगे तो के कितना है 9 into 10⁻9 9 ही होता है ना। अगेन इसका भी यूनिट देख लेते हैं। जो के का यूनिट होगा किसी का रेसिप्रोकल इधर होगा, जो भी यूनिट किसका होगा के का होगा वही यूनिट एप्सिलॉन नॉट का इन रेसिप्रोकल का होगा। क्योंकि के जो अब के जो है वो कहां से आएगा, के q1 q2 डिवाइडेड बाय 5। इसका यूनिट निकालना है, ये न्यूटन है तुम्हारे पास, ये आकर के इधर डिवाइड होगा कूलम का स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो भी तुम्हारा फराडे लॉ, सॉरी जो भी तुम्हारा कूलम्स लॉ है, उसी लॉ से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूनिट निकाल सकते हैं, डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन ऊपर कुछ नहीं, डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी का डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला इसी से बताते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। कितना होगा डायमेंशन,
यूनिट स्पेस का डायमेंशन निकाल सकते हो। तो अगर यूनिट नहीं पता है फिर फोर्स के पास जाओगे, जो फॉर्मूला है कूलम्ब लॉ का, वहां से यूज करके भी निकाल सकते हो। बगल में लिखा हुआ है इसलिए इसको सीधे यूज कर लेना। कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू कन्वर्ट करना किसमें, डायमेंशन में कन्वर्ट करना। तो कूलम्ब के लिए क्या होगा, कूलम्ब जो सबसे पहला यही बोले थे कि ये जो चीज है ये फंडामेंटल नहीं है, इसको कूलम्ब में नहीं रख सकते, इसको चेंज किसमें करना पड़ेगा, एम्पियर में। और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी टी। तो यहाँ पे क्यू जो होगा उसका जो डायमेंशन होगा इट विल बी ए इंटू टी। जो भी चार्ज है उसका डायमेंशन 80 है, यानी यहाँ दिखेगा तुमको 80 का। ये क्या है, न्यूटन। न्यूटन में क्या होता है, मीटर एल टी माइनस 2 और बाहर एक पहले से एल स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर, ये तुम्हारा एल स्क्वायर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सारी चीजों को ऊपर ले जाकर लिखेंगे। ये होगा एम माइनस 1 माइनस 3 टी 2 में चेंज हो जाएगा और टी ऊपर भी है तो कितना हो जाएगा 4 और 3 एम माइनस 1 क्या बोलते हैं, आई सिंबल थोड़े हैं यार, इसकी जगह आई यूज होता है, आई यूज होता है तो आई लिख सकते हो। आई अगर यूज होता है तो आई लिख लो, उसमें कौन सी बात है। ठीक है, देखो यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन निकालने के लिए चार्जेस का जो नेचर है वो पता होना चाहिए। जैसे अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं, Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी क्या है तुम्हारा पॉजिटिव, अपनी डायरेक्शन की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड तो पिछले वाले फॉर्मूला से निकाल दी। अब जो भी फोर्स लगेगा इस लाइन का लॉन्ग लगेगा, जो भी फोर्स लग रहा हो क्या होगा, इस लाइन का लॉन्ग लगेगा। ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और ये चार्ज क्या कर रहा होगा, इस पे फोर्स लगा रहा होगा। अगर दोनों को एक साथ सिस्टम ले लोगे तो नेट फोर्स कितना लगेगा, 0, क्योंकि अगर दोनों को एक साथ सिस्टम लोगे तो ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल चार्ज की बात करोगे, जैसे इस पे फोर्स देखना है और इस पे फोर्स देखना है, इंडिविजुअली बात करोगे तो फोर्स लग रहा होगा। अब देखो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा और ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो इस पे फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, F ऑन फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली अगर इस पे देखोगे तो फोर्स क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। आ रही बात समझ में। तो डायरेक्शन जो होता है ना, वो कभी कभी जब चार्ज का नेचर डायरेक्टली देती है तो फिगर में ही ऐसा लिख दो और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड यूज कर लो, डायरेक्शन दिखा दिए और सीधे क्या कर लेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड यूज कर लेंगे। फिर वेक्टर का काम जो होना है ना वो खत्म हो जाएगा। डायरेक्शन से ही क्या कर सकते हो, वेक्टर वाला जो एक्चुअल फॉर्मूला है उसको इरेज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चार्ज का नेचर पता होना चाहिए। अगर ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इस पे जो फोर्स लगेगा अवे लगेगा, इधर से इस पे जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ लगेगा। लेकिन दोनों फोर्सेस जो लग रहे हो किस पे लग रहा है, इस लाइन के अलोंग ही लग रहा है। ऐसा नहीं कि इस पे इधर फोर्स लग जाएगा इस पे इधर फोर्स लगेगा, लाइन के अलोंग लगेगा। अगर तुम्हारे पास तो नेगेटिव चार्ज होता है -2 और -2, इस केस में अगर बात करते हो तो ये इस लाइन का लॉन्ग लगेगा, लाइन का लॉन्ग इस बार क्या ऐसा नेचर होगा, रिपल्सिव भी होगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये भी क्या है नेगेटिव है। अभी भी जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा F12, इधर फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी F21। तो मैग्नीट्यूड फॉर्मूला से निकाल लो, डायरेक्शन इधर दिखा दो, क्योंकि जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा ना तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन। जब भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा तुम्हें किसका हेल्प लेना पड़ेगा,
वेक्टर एडिशन का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अब ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, इधर भी थोड़ा सा रिकॉल करवा देंगे। उस केस में सुपरपोजिशन के केस में वेक्टर एडिशन करना पड़ता है, और वेक्टर एडिशन के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ ही साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो अब होता है एक वेक्टर फॉर्म में लिख करके प्रॉपर्ली सॉल्व करना, वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है, खाली मैग्नीट्यूड निकाल लो और डायग्राम में क्या शो कर दो, डायरेक्शन शो कर दो, फिर वहां से डायरेक्टली तुम जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा थर्ड जो सिचुएशन है वो क्या हो सकता है, अट्रैक्शन का। अगर ये तुम्हारे पास पॉजिटिव हो गया और ये चार्ज क्या हो गया नेगेटिव, अभी जो फोर्स लगेगा इस लाइन का लॉन्ग भी लगेगा, लेकिन इस बार जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, यानी ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, सेम ये चार्ज इसके चलते अट्रैक्ट होगा, तो फोर्स लगेगा, डायरेक्शन ये होगा। और डायग्राम दिखाना चाहते हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब है कि यहाँ से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का इंफॉर्मेशन क्या होगा, मिलना चाहिए। तो ये वेक्टर फॉर्म का मतलब ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ फोर्स कब मिलेगा, जब तुम डायरेक्शन भी बताओगे साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी बताओगे। पहले हमने क्या करा था, मैग्नीट्यूड अलग से निकाल लिया, डायरेक्शन फिगर में शो कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो भी तुम्हारा फोर्स लगेगा F12 का मतलब है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये होगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में डायरेक्शन भी शो करना है तो एक वेक्टर यूज करना होता है। तो क्या देखा है, कैसे दिखेगा तुमको, आर कैप से दिखा सकते हो। अगर इधर आर कैप लिखे हुई ये मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर है। अगर इसके ऊपर वेक्टर साइन लगाएंगे तो फिर इधर क्या करना पड़ेगा, क्यूब चेंज करना पड़ेगा। तो वो नहीं कर रहा, मैं सीधे क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्यूब लगा, ये कैप लगा रहा हूँ, और यहाँ पे क्या है, ये जो अब देखो, अब इसमें क्या है ना, जब इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तो अब तुम्हें जो चार्ज पुट करना होता है वो विथ साइन पुट करना होता है। Q1 के लिए भी लिखेंगे, अभी उसमें डोमेन है वो देखेंगे, Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इनटू R कैप। यहाँ जो Q1 एंड Q2 है वो विथ साइन प्लेस करते हैं, विथ साइन। हमने क्या होगा, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर जो होगा उसका जो डायरेक्शन होगा किस तरीके का होगा, ठीक है, इसको बोल सकते हैं आर कैप वन। आर कैप 1 2 का जो डायरेक्शन है वो क्या है, फ्रॉम हियर टू, जो भी R12 कैप है वो कैसा है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो डायरेक्शन है 1 से 2 जा रहा है, जो वेक्टर उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, R12 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो वेक्टर 1 से किधर की तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है, उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आर कैप 1 2, आर कैप 1 2 से। तो अगर यहाँ पे बात करोगे तो जो वेक्टर, जिस वेक्टर का डायरेक्शन इससे रिप्रेजेंट करेंगे वो R12 होगा या फिर R21 वेक्टर। फोर्स के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है या ऊपर वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर है, क्योंकि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होते तो इस पे लगने वाला फोर्स कैसा होता, इसका डायरेक्शन स्पेस। अगर इस पे फोर्स देखोगे तो F21 का जो डायरेक्शन है दिस इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, और इस पे अगर देखोगे तो ये वेक्टर शो करेगा, ये वेक्टर शो करेगा, नीचे वाला शो करेगा। तो यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेंगे, R21, और इसका मतलब क्या है, F12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ लो एक बार, नाम समझ लो क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। 1 पे फोर्स कौन लगा रहा है, 1 पे फोर्स लगा रहा है 2, और यहाँ जो वेक्टर यूज कर रहा है R21, ये क्या है, इसका मतलब है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 टू, ठीक है। जो भी यहाँ पे टर्म यूज करा गया ये सब वाला 1 2 का मतलब है 1 पे चार्ज फोर्स लग रहा है, किसके चलते, 2 पे चलते। तो जो डायरेक्शन आएगा, अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव होगा तो ये टर्म क्या आएगा, बाहर प्लस दिखेगा। अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो इधर मल्टीप्लाई करो, विथ साइन पुट करेंगे, विथ साइन पुट करोगे तो इधर क्या दिखेगा,
पॉजिटिव दिखेगा, यानी जो भी फोर्स होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, यानी 2 किस पे फोर्स लगा रहा है, 1 पे लगा रहा है, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या आएगा, फ्रॉम 2 to 1 आएगा, फ्रॉम 2 to 1, 2 फोर्स लगा रहा है 1 पे, इसको रिप्रेजेंट करना है F12 से, मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन ये है, इसलिए इधर क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। और साइन रखोगे तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसके डायरेक्शन में होगा, अगर दोनों का साइन अलग अलग है, इसका ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता नेगेटिव होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई से बाहर क्या निकलता है, माइनस निकलता है, यानी यहाँ पे छुपता माइनस R12 और माइनस R12 कहने का क्या मतलब है, ये वाला डायरेक्शन, तो अट्रैक्टिव नेचर में चेंज हो जाएगा जो इधर है। तो बस ये लिखने का बस तरीका, ये जो भी रिप्रेजेंटेशन है ये लिखने का तरीका, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जो मेन चीज है ना वो डेफिनेशन में, डेफिनेशन क्या कह रहा है कि जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होगा वो कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूला से। डायरेक्शन कैसे होगा, लाइन का लॉन्ग होगा, और प्रॉपर्टी क्या है चार्ज का, लाइक चार्जेस जो होगा रिपेल करेगा, अलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेगा, बस इतना ही याद रखना। हो गया, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये सॉरी वो तो हो गया। अब हमें पता करना है कि अगर दो चार्जेस है, फोर्स बिटवीन टू मत लिखना, हेडिंग लिखना, लिखो if a dielectric slab is inserted between, if a dielectric slab is inserted between two charges, if a dielectric slab is inserted between two charges, अगर डायलेक्ट्रिक स्लैब क्या कर रहे हो, दो चार्ज के एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, इसके बीच में हमने क्या करा, डायलेक्ट्रिक स्लैब लगा दिया, डायग्राम नहीं बनाना बस समझा रहे हैं। और इस डायलेक्ट्रिक स्लैब के लिए कुछ इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा या फिर परमिटिविटी होगा, इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझना यार चेंजेस क्या होगा, अगर तुम फोर्स निकालोगे इन दैट केस में, अगर फोर्स निकालोगे, फोर्स अगर इस केस में कैलकुलेट करोगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। जहाँ एप्सिलॉन जो है उसको क्या लिख सकते हो, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई जाएगा 1 बाई। अब ये जो पूरा टर्म था, ये जो टर्म है, ये नीचे वाला टर्म, ये किसके चलते आएगा, वैक्यूम के चलते। अगर खाली वैक्यूम होता, डायलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखते, तो जो फोर्स आता वो कितना आता, यानी जो फोर्स आएगा तुम्हारा डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के चलते, वो कितने से रिड्यूस हो जाएगा, पीआर से रिड्यूस होएगा। डायलेक्ट्रिक स्लैब तुमने इंसर्ट करा, एफ होगा नॉट बाई आर के बराबर है। और इस केस में इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, मान लो कि जब ऐसा था डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करना है, तो फोर्स क्या लग रहा है तुम्हारा, ये लग रहा है। जब डायलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होता और इतना ही फोर्स लगाना होता, तो उन दोनों के बीच में कितना इफेक्टिव डिस्टेंस होना चाहिए, समझना क्या बोल रहा है। अभी जब डायलेक्ट्रिक स्लैब लगा करके रखे हो तो फोर्स जो लगेगा कितना लगेगा, एफ नॉट बाई, अब ई आर लगेगा, एप्सिलॉन आर लगेगा। जब डायलेक्ट्रिक स्लैब हटा दे, लेकिन हमें फोर्स कितना चाहिए, इसके बराबर ही चाहिए, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाओगे या घटाओगे, क्या करना पड़ेगा। अभी तो देखो फोर्स की वैल्यू जो हो रही है वो स्लैब इंसर्ट करने से घट रहा है या बढ़ रहा है, पहले ये सोचो। फोर्स जब डायलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंसर्ट कर दिया तो जो फोर्स का वैल्यू है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, घट रहा है, क्योंकि ई आर हमेशा 1 से क्या होता है, ज्यादा होता है। ई आर अगर 1 से ज्यादा होगा तो ये जो वैल्यू आएगा एफ नॉट से क्या होगा,
कम होगा, डेफिनेट से कम आना है। लेकिन अभी तुमसे क्या बोल रहा है कि बच्चे के डायलेक्ट्रिक स्लैब मत इंसर्ट करो, हमें जो फोर्स चाहिए वही चाहिए, लेकिन किधर, ईयर में या वैक्यूम में। तो क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ाएंगे या घटाएंगे, बढ़ाएंगे। हरी बात समझ में, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव सेपरेशन। उसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव सेपरेशन। लेकिन उसको रिप्रेजेंट करेंगे इसके थिकनेस के रेस्पेक्ट में। हरी बात समझ में क्या बोल रहे हैं, अभी ये जो थिकनेस था वो कितना था, आर है, फोर्स जो आया इतना आया, लेकिन यही फोर्स हम कहाँ अचीव करना चाहते हैं, वैक्यूम में अचीव करना चाहते हैं। तो इस डायलेक्ट्रिक स्लैब को हटा करके अब ये डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाओगे तभी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी, क्योंकि इनवर्सली रिलेशन है। तो कितने से बढ़ाएंगे, कितने से बढ़ाएंगे, अगर आर को चेंज करते हैं रूट ओवर 2r इंटू आर, किससे चेंज करेंगे, पहले आर था, फोर्स लग रहा था, लेकिन बीच में क्या है, डायलेक्ट्रिक स्लैब है। अब उस डायलेक्ट्रिक स्लैब को हटा दे रहे हैं, लेकिन हमें फोर्स कितना चाहिए, उतना ही चाहिए जितना डायलेक्ट्रिक स्लैब के साथ लग रहा था। अब हम क्या करेंगे, हम सोचना है कि सेपरेशन बढ़ाएं या सेपरेशन को क्या करें, कम करें। तो देखो फोर्स डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के चलते फोर्स क्या हो रहा था, घट रहा था। यानी अगर इसको घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें हमारे पास एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव सेपरेशन। तो जब स्लैब इंसर्ट करोगे तो वही जो सेपरेशन है वैक्यूम में कितना होता, रूट ओवर ईआर इंटू आर के बराबर होता है। कैसे रूट ओवर आ रहा है, देख सकते हो। ये वाला जो टर्म है इसी से कंपेयर कर सकते हो कि जो भी तुम्हारा फोर्स है, फोर्स ईयर में कितना लगना चाहिए, ईयर में जो फोर्स लगना चाहिए वो लगना चाहिए कितना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या इंटू आर स्क्वायर लगना चाहिए। लेकिन यही चीज बिना मीडियम के करना है। तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी स्क्वायर, ये होना चाहिए। अब ये दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। उसके लिए चार तो सेम है, जो भी टर्म कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, बचा क्या, टी जो बचेगा वो बचेगा सी आर इंटू आर स्क्वायर। तो टी जो यहाँ से होगा वो जी स्क्वायर, तो टी कितना होगा, रूट ओवर सी आर इंटू आर। तो डायलेक्ट्रिक स्लैब के रेस्पेक्ट में ये फोर्स लग रहा था, ईयर के भी रेस्पेक्ट में वही फोर्स लगाना है, लेकिन इसलिए सेपरेशन को क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, तो यहाँ तक लिखना। जल्दी लिखो। हो गया, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is same magnitude of force is required in vacuum or air. The same magnitude of force is required in vacuum or air. Effective separation between charges. Effective separation between the charges given as P equals to over ER into R। ये R क्या था, ये थिकनेस है। R जो है तुम्हारा क्या है, अभी जो भी स्लैब इंसर्ट किया उस टाइम में जो डिस्टेंस था वो इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रूट ओवर ईआर से करेंगे। तो ये देगा तुम्हें इफेक्टिव सेपरेशन। अब जो फॉर्मूला होगा ना, तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला होगा, दैट कैन बी डायरेक्टली रिटन एज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू टी स्क्वायर। सीधे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन टी जो है वो ये पुट करेंगे।
ये तो जी था, अभी क्या है, दो चार्ज है हमारे पास, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 8। अब इनके बीच में क्या कर रहा है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका थिकनेस टी है, थिकनेस टी है, और रिलेटिव परमिटिविटी ईआर है, वो इंसर्ट कर दिया। तो अगर ये इंसर्ट कर रहा है, इस केस में जो फोर्स होगा वो कितना होगा, वो कैलकुलेट करना होगा। ये दो चार्ज है, वैक्यूम वैक्यूम ये नहीं था, तो उनके बीच में फोर्स लग रहा होगा कुछ। अब हमने क्या करा, ये ला करके इंसर्ट कर दिया। अभी पहले वाले केस में क्या था, पूरा डिस्टेंस ढक ले रहा था डाइलेक्ट्रिक स्लैब, लेकिन अभी पूरा डिस्टेंस नहीं ढक रहा है। कितना ढक रहा है? अब इस केस में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव सेपरेशन वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो जब इफेक्टिव सेपरेशन वाला कंसेप्ट लगाओगे तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, वो आर नहीं होगा, कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। इस टी की वैल्यू अभी हमें लिखना है। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है। ये चार्ज क्या है, Q1 होगा, Q2 ये होगा, लेकिन अभी उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। और ये टी क्या करना है तुम्हें, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो टी होता है ये होता है आर माइनस टी, आर माइनस टी प्लस ओवर टी या इंटू जो भी थिकनेस होगा वो कितना होगा। अब समझो क्या कर रहे हैं, ये थिकनेस तुमने पुट कर दिया, ये वाला जो जगह है, इस वाले जगह में क्या बच गया तुम्हारा, डाइलेक्ट्रिक आके बैठ गया। तो यार ये वाला पोर्शन हम क्या करेंगे, ये वाला छोटा सा पोर्शन काट के क्या करेंगे, हटा देंगे। तो अगर काट के हटा रहे हो तो फिर जगह बचेगा कितना, आर माइनस टी बचेगा। लेकिन जब इसको काट के हटाओगे ना तो इसकी जगह पे कुछ फिल भी करना होगा। तो फिल किससे कर रहे हैं, एयर से फिल कर रहे हैं। तो जब एयर से फिल करेंगे उसी थिकनेस का एयर फिल नहीं कर सकते हैं। जब एयर फिल करेंगे तो कितने थिकनेस का करेंगे, इस वाले थिकनेस का करेंगे, क्योंकि इधर से कंपेयर कर लो। पिछले वाले केस में क्या कर रहे थे, ये पूरा भरा हुआ था डाइलेक्ट्रिक से, उस केस में कुछ फोर्स लग रहा था। अब हमने इसको हटाया और हटा करके क्या इंसर्ट कर रहे हैं, एयर इंसर्ट कर रहे थे। लेकिन जब एयर इंसर्ट कर रहे थे ना, तो उस एयर का जो थिकनेस होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, रूट ओवर ईआर इंटू आर। वही सेम कंसेप्ट क्या कर रहे हैं, इधर यूज कर रहे हैं। अब पूरे जगह पे हमको एयर नहीं भरना है, क्योंकि पूरे जगह पे एयर, बाकी वाले जगह पे एयर पहले से है। हमें एयर भरना कहाँ पे है, बस यहीं पे भरना है। तो जब एयर यहाँ पे भरोगे, इसका थिकनेस कितना है, टी है, तो बाकी वाले जो पोर्शन है उसको छोड़ दो। बाकी पोर्शन छूटा कितना, आर माइनस टी में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज करने की जरूरत कहाँ पे है, इस थिकनेस टी के लिए है। लेकिन इस थिकनेस टी को जब हवा से भरोगे तो जो थिकनेस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, रूट ओवर ईआर इंटू टी। यानी जब फॉर्मूला होगा यहाँ फोर्स का, वो क्या होगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर, जहाँ टी क्या होगा तुम्हारा, ये होगा। समझ में आ रहा है? कर लो, ये हर साल सोच के पढ़ाते हैं कि पूछेगा पूछेगा, लेकिन पूछ नहीं रहा है बहुत जगह। गेस होता है ना कि क्या पता पूछ ले, क्या पता पूछ ले, क्योंकि तुमने उसे कभी नहीं पूछा, ये नहीं पूछता, पता नहीं। सिंपल है फिर भी नहीं पूछता। हाँ नहीं पूछेगा क्या ही। पिछले 10 साल से तो यही चल रहा है। सारे मास्टर सोच के ये सब पढ़ाते हैं कि क्या ही पता नीट वाले बच्चों से पूछ ले कि भी आसान है। देखते हैं किसके पल्ले पड़ता है। अब हम क्या है ना, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि छोड़ते हैं तो फिर बच्चा के पूछता है आपने ये वाला चीज बताई नहीं। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ज्यादा दिमाग लगा करके खुद से कम्प्लेक्स नहीं करना है। जो बता दिया उतना ही सोचना है। कंप्लीटली फील्ड होगा, इससे रिप्लेस करेंगे, पार्शियली फील्ड होगा, ये फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखना भी बहुत आसान है। आर में से टी हटा रहे हैं, लेकिन हटाने के बाद कुछ लगाना भी पड़ेगा। लेनी देनी वाला सिचुएशन है, जितना ले रहे हैं उसके जगह पे कुछ पुट भी करना होगा ना। तो हमने निकाला कितना, टी निकाला, लेकिन दे कितना रहे, टी से ज्यादा देंगे। टी से ज्यादा देने का मतलब रूट ओवर ईआर इंटू टी देंगे। ठीक है,
यहाँ तुमको घाटा होता है, कम लेते हो और ज्यादा देना होता है। नेक्स्ट लिखेंगे नोट। नोट में लिख लो, if medium between two charges is filled with medium between two charges is filled with is completely filled with ना, filled with का मतलब गड़बड़ हो जाता है, is completely filled with, खाली completely ऐड करते हैं, completely filled with, बोले नोट में लिखना if medium between two charges is completely filled with a conductor, completely filled with a conductor या conducting medium, सेम चीज है, filled with कंडक्टर से अगर फिल कर दिया जाए तो कोई भी मेटल उठा लिया और ले जाकर के दो चार्जेस के बीच में रख दिया है, ठीक है। तो ये मेटल है और मेटल के लिए के की जो ER की जो वैल्यू होती है, साइलेंट आर की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, इनफाइनाइट। ER फॉर मेटल कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, और नीचे इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, यानी दो चार्जेस के बीच में अगर क्या फंसा दे रहे हो, मेटल ला के रख दे रहे हो, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, 0 हो जाएगा, और अगर फोर्स 0 तो फिर काम खत्म। लिख सकते हो, क्या लिखते हो, कंडक्टर और कंडक्टिंग मीडियम, फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस 0, फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस इज 0, फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस इज 0। कंप्लीटली फिल करके रखोगे, कोई फोर्स नहीं लगेगा एक दूसरे के ऊपर। पार्शियली फिल करोगे तो कहाँ से सोचना पड़ेगा, इधर से, और ये जो डी टर्म है ना, यहाँ पे इनफाइनाइट करोगे ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ये वाला टर्म इधर क्या हो रहा है, नीचे डिवाइड हो रहा है, तो वो वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इधर अब साइलेंट आर आएगा, वो ही वाला कंपोनेंट 0 होगा। देन इस टाइप का कुछ पार्शियली फिल करेगा तो चेंज होगा, फोर्स होगा वो क्या होगा, चेंज होगा, मैग्नीट्यूड के लिए ज्यादा कैलकुलेशन करेगा, तो इसलिए ज्यादा चांसेस है कि वो मेटालिक कंप्लीटली फिल करके पूछता है कि फोर्स क्या लगेगा, फोर्स डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। और अगर मेटल इंसर्ट कर दिया तब पूछ रहा फोर्स घटेगा या बढ़ेगा, तो सोच लो फोर्स घटेगा या बढ़ेगा। अगर फुल्ली फिल्ड नहीं कर रहे हो, पार्शियली फिल कर रहे हो, किससे, मेटल से, वैक्यूम था, बीच में क्या इंसर्ट कर दिया तुमने, मेटल इंसर्ट कर दिया, थिकनेस टी है, तो इस थिकनेस टी मेटल इंसर्ट करने से फोर्स घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, वही पूछ सकता है तुमसे कि घटेगा या बढ़ेगा, तो क्या कर दोगे, उत्तर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यू होता है ER के लिए, ER का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और ER किधर आता है, नीचे आता है, तो अगर ER नीचे आ रहा है तो फोर्स की वैल्यू क्या करेगा, वो घटाएगा। मतलब वैक्यूम को छोड़ करके कुछ भी इंसर्ट कर रहे हो ना, तो एक्चुअल जो फोर्स लग रहा होगा वैक्यूम के केस में, और जो फोर्स लग रहा होगा मीडियम इंसर्ट करने के केस में, उसमें बड़ा कौन होगा, वैक्यूम वाला फोर्स हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। बाकी कुछ भी इंसर्ट कर लो, मेटल इंसर्ट करो, नॉन मेटल, डायलेक्ट्रिक, कुछ भी इंसर्ट करो, फोर्स की वैल्यू हमेशा घटेगी। सबसे ज्यादा कब घटेगा, जब मेटल इंसर्ट करेंगे, इसके लिए इनफाइनाइट वैल्यू होता है ER का, ठीक है। 0 कब होगा, जब कंप्लीटली का कंप्लीटली किससे फिल कर देंगे, मेटल से फिल कर दोगे कंप्लीटली, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्जेस 0 हो जाएगा, यानी कूलम्ब फोर्स 0 हो जाएगा। टाइम बचा, देख लो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सेम टू सेम चीज चल रहा है जो हम किधर पढ़े थे, ग्रेविटेशन में पढ़े थे कि मास क्या होता है वो डिस्कस करे थे, फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस करे थे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी 2 पॉइंट मासेस के बीच में था, कूलम्ब्स लॉ भी किसके बीच में है, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। अगेन 2 से 3 अगर होता है तो फिर क्या करना पड़ेगा, सुपरपोजिशन, 2 से ज्यादा हो गया, 3 चार्ज हो गया, 4 चार्ज हो गया, 5 चार्ज हो गया, तो फिर क्या करना पड़ेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सेम टू सेम जो ग्रेविटेशन में कर रहे थे वही करेंगे। देखना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, देखना रिजल्टेंट फोर्स,
resultant force acting resultant force acting on a charge resultant force acting on a charge due to due to due to more than two charges due to more than two charges due to more than two charges more than one चार्ज, एक से ज्यादा चार्ज होगा then force acting on a charge due to more than one charges is equal to equal to equal to sum of is equal to vector sum of is equal to vector sum of equal to vector sum of individual force equal to vector sum of individual force. जैसे अगर ये एक चार्ज है Q तो रखा क्या गया, एक चार्ज होता तो फिर इस पे लगने वाला चार्ज डायरेक्टली किससे निकाल सकते थे, कूलम्ब से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी क्या है एक से ज्यादा चार्ज रखे हैं Q1 Q2 Q3 Q4 अगर ऐसा रखा हुआ और भी बहुत सारे चार्जेस रख सकता है, Q1 रख सकता है, मान लो ये पॉजिटिव है पॉजिटिव इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा फिर इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैलकुलेट करेंगे और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर ये पॉजिटिव है तो इसके चलते जो फोर्स इस पर लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ, मतलब ऐसा ये जो फोर्स इस पे लगा रहा होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा ना इस लाइन के अलोंग लगेगा लेकिन इधर से लगेगा, यानी ये तुम्हारा क्या है F2 है, F2 का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। सिमिलरली Q1 है जो पॉजिटिव चार्ज है, Q1 कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है, तो Q1 के चलते इस पे फोर्स देखना है, Q1 के चलते कहाँ देखना है इस चार्ज पे फोर्स देखना है, अगेन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा फिर दूर जाएगा, मतलब कि इसको पुश कर रहा होगा और पुश करने के लिए क्या होगा ये कौन कर रहा है, यहाँ पे भी क्या होगा, लेकिन अगर F4 के लिए बात करोगे F4 के लिए क्या हो रहा होगा एट्रैक्शन हो रहा होगा, ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, तुम्हें रिजल्टेंट फोर्स चाहिए रिजल्टेंट फोर्स वो तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, इसके चार्जेस के चलते फोर्स निकालेंगे, इंडिविजुअल चार्जेस के चलते फोर्स निकालेंगे। अब ये जो नेट फोर्स हो सकता है उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ये जो नेट फोर्स होगा ना उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, इस लाइन का लॉन्ग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इस लाइन का लॉन्ग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इनके वैल्यू पे कि F1 F2 F3 F4 का वैल्यू कैसा है। अब इस फोर्स का डायरेक्शन जो होगा ऊपर की तरफ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर हो गया। आइडेंटिकल चार्ज identical charges identical charges are placed the identical charges are placed at the corners of at the corners of at the corners of an equilateral triangle, corners of an equilateral triangle, corners of an equilateral triangle
as shown in figure. Find net force acting on. Find net force acting on charge into other two charges. Charge लिखने का मतलब ये बाकी दोनों Net force acting on एक charge with force root through F और F की जगह जो वैल्यू होगा वो कितना और वो सबको ही करेंगे सिंपल प्रॉब्लम ये सबको ही करेगा क्लास का हर एक बच्चा करना चाहिए इसको ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम है कूलम्स लॉ का मत करो ना पहले देख लो आइडेंटिकल चार्ज है तो दोनों फोर्स सेम लगाएंगे तो वो सारी कैलकुलेशन बाद में करोगे बाद में करोगे तो टाइम बचेगा अभी क्या सोचना है कि ये फोर्स इस पे लगाएगा और ये भी फोर्स क्या लग रहा होगा ई चार्ज पूछ रहा है मतलब तीनों में किसी पे निकाल सकते हो फिगर जो है वो क्या सिमेट्रिक है जो भी तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है सिमेट्रिक होता है तो जितना फोर्स इस पे लग रहा होगा उतना फोर्स इस पे भी लगेगा उतना ही फोर्स क्या लगेगा इस पे लगेगा तुम पे ईच का पूछ रहा है मतलब किसी एक का निकालोगे काम बन जाएगा तो अगर इसको सिस्टम मानते हो तो इसके चलते कितना फोर्स रहेगा इसके चलते कितना फोर्स रहेगा वो कैलकुलेट करना है अब एनालाइज कर लो कि जो सवाल है जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स क्या लगा रहा होगा ये भी लगा रहा होगा तो मान लेंगे ये जो फोर्स लगा रहा है या फिर ये जो फोर्स लगा रहा है वो कितना एफ है फिर उस एफ पे कैलकुलेशन कर लेंगे और वैल्यू डायरेक्टली लास्ट में पुट कर देंगे तो स्टार्टिंग से ही Q1 Q2 लेकर के चलोगे ना तो फिर क्या होगा कैलकुलेशन में गंदा संदा दिखेगा गलती होने के चांसेस ज्यादा है तो अगर इसके चलते इस पे फोर्स देखोगे दोनों का नेचर सेम है तो इसको फोर्स किधर लग रहा होगा की तरफ F1 और F1 लिखने से बढ़िया एक ही लिखेंगे क्योंकि दोनों के चलते जो फोर्स आएगा क्या आएगा सेम आएगा अब इसके चलते फोर्स लगेगा किधर ये भी रिपेल करेगा इधर की तरफ और कोई फोर्स लग रहा है इस चार्ज पे इसके चलते फोर्स लगेगा उस चार्ज पे खुद के चलते वो अपने पर तो फोर्स लगाएगा नहीं उस पे फोर्स लगाएगा कौन कौन ये लगाएगा तो ये भी एफ लगा रहा है लेकिन डायरेक्शन इधर है ये भी एफ लगा रहा है लेकिन डायरेक्शन किधर है और दोनों के बीच में अगर एंगल देखो के बराबर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है अपोजिट एंगल से 60 डिग्री थीटा हो जाएगा अब रिजल्टेंट कैसे निकलता है एफ नेट का फॉर्मूला अगर तुमको याद होगा तो एफ नेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है नेट होता है रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा इसी फॉर्मूला से रिजल्टेंट निकालते हैं ना ये जो हमारा फॉर्मूला है इससे क्या निकलता है रिजल्टेंट निकलता है तो या फिर इससे सॉल्व कर सकते हो दूसरा मेथड क्या है इसको ब्रेक कर लो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का एक तो ये अगर ये फॉर्मूला याद है तुमको होना भी चाहिए क्योंकि अब इतना दूर आकर के ये फॉर्मूला नहीं याद रहोगे तो फिर क्या ही फायदा मान लो किसी को नहीं याद है तो फिर क्या करेगा वो इस फोर्स के दो कंपोनेंट ये जो फोर्स है इसके कितने कंपोनेंट दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हो तो इधर दिखेगा F cos थीटा बाई 2 इधर क्या दिखेगा F sin थीटा बाई 2 इसको ब्रेक करा दूसरे वाले को ब्रेक करोगे तो इधर F cos थीटा बाई 2 इधर F sin थीटा बाई 2 दिखेगा ना ऐसे भी कर सकते हैं
अब एफ साइन थीटा 2 और एफ साइन थीटा 2 ये एक दूसरे को क्या करेंगे, खा जाएंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है और इसका डायरेक्शन क्या अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे को मार देंगे। बचा कौन, तो 2f cos थीटा बाई 2 जो होगा इट विल बी व्हाट, नेट फोर्स, ये नेट फोर्स होगा। अब तुमको दिखेगा ना कि ये इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो भी कहाँ पहुंचोगे, यही पहुंचोगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद भी तुम कहाँ पहुंचोगे, 2f cos थीटा के पास ही पहुंचोगे, क्योंकि यहाँ f1 पुट करो, यहाँ f1 पुट करो, यहाँ f सब वैल्यू जो होगा f के बराबर हो गया, कॉमन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यही पहुंचोगे। सारी बात समझ में। तो मेथड तुम्हारे पास है, अगर फॉर्मूला याद है सीधे ये यूज कर लो, नहीं याद है फिर क्या करना पड़ेगा उसको, x कंपोनेंट y कंपोनेंट में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और फिर वहां से सॉल्व करेंगे। तो जो ब्रेक वाला करने वाला मेथड है ना, सबसे ज्यादा वही यूज होता है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला ये कितने फोर्सेस के लिए लगेगा, तो ही फोर्स के लिए। अगर मान लो तीसरा चार्ज एक यहाँ पे मैं रख देता, क्या करता, तीसरा चार्ज इधर रख देता, तो फिर वो फॉर्मूला यूज नहीं कर पाते, फिर तुमको किससे सॉल्व करना पड़ता है, इधर से ही सॉल्व करना पड़ता है। तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि जब भी तुम्हारा फोर्स का क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम जल्दी से फिगर बना दे, अगर फिगर दिया हुआ है उसी फिगर में करेंगे, फोर्स का डायरेक्शन जल्दी से दिखा दो, और हर फोर्स का कोशिश करो दो कंपोनेंट ब्रेक करना, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। उसमें से कुछ कंपोनेंट जो कैंसिल आउट हो रहे होंगे उनका कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है, ये दोनों कैंसिल आउट कर हो रहा था, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। जो बच रहा है कौन सा बचेगा, ऊपर की तरफ जो फोर्स है बच रहा है, जिसका वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू पुट कर दो, 2f की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, q1 q2 की जगह क्या होगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। कुछ नहीं दिया तो क्या मान कर सॉल्व करेंगे, ए, कुछ नहीं दिया हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट क्या रख देंगे, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट रख दो, ए मान लो। cos थीटा बाई 2 है, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, cos 30, सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा, √3 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है एफ नेट। अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा होता इतना बताते काम चल जाएगा, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन में कुछ ऐसा भी लिखा हुआ है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन राइट डायरेक्शन या फिर इन लेफ्ट डायरेक्शन, जैसे स्टार्ट 1 की बात कर रहा है, तो यहाँ से तुम्हें क्या दिखेगा, वर्टिकल अप या वर्टिकल डाउन, वर्टिकल अपर। तो जिस ऑप्शन में भी वर्टिकली अप ऐसे लिखा होगा वो टिक कर देंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड पूछेगा यही तक रुक जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो ये इस टाइप के जो छोटे छोटे प्रॉब्लम है वो सबसे होना चाहिए और सबको समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि अगेन बार बार बोल रहे ये पूरा पोर्शन क्या है, बहुत ही ईजी है, इधर से आराम से स्कोर कर सकते हो। तो 12th वाले पोर्शन में जो भी जिसको डाउट होगा ना वो आकर के पूछ लेगा हमसे बाहर, इधर आलस नहीं दिखाना की तरह क्या ही जाएंगे, 6 बजे क्लास, 5 बजे क्लास खत्म होता है, उसके बाद सबको भूख लगी रहती है या सबको घर जाना होता है, नहीं करोगे ऐसा, जो भी डाउट होगा पूछ लेना, क्योंकि जब टेस्ट होगा इसका ना इलेक्ट्रोस्टैट का तो सबके मार्क्स आने चाहिए, किसी के मार्क्स आ रहे हैं ना 0, 25, 15, ऐसा किसी का नहीं दिखना चाहिए। 12th वाले पोर्शन में जो वीक है 80 के आसपास अपना सोचेगा ही पक्का। 12th वाले पोर्शन में अगर मान लो इलेक्ट्रोस्टैट का टेस्ट ले रहे हैं तो खाली तुमसे इलेक्ट्रोस्टैट का ही क्वेश्चन पूछेंगे और कोई पूछेंगे नहीं, तो इसलिए 80 तो मिनिमम होना चाहिए, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 80 मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि मैकेनिक्स में 0, 25, 15 इधर चल सकता है लेकिन इधर नहीं चलेगा। सब कोई हर एक बच्चे के लिए नहीं कि सर आप नहीं पढ़ते 11 मार दो वो गया, 12 पे मेहनत करो, हर टेस्ट में मिनिमम 80 आना चाहिए, 12 से अगर टेस्ट हो रहा है तो कहीं भी डाउट होगा आकर के पूछ लेना, क्योंकि अगर मार्क्स नहीं आएगा तो फिर मैं तुमको पकड़ लूंगा, मैं पूछूंगा क्यों नहीं मार्क्स है, और वो वाला बहाना सर हमें एग्जाम नहीं दे पाए, बुखार लगा हुआ था या फिर नानी की मम्मी मर गई थी, ये सारा नहीं चलता है, नहीं चलेगा 12th वाले जैसे, नानी की मम्मी कब का मर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।